स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन विज्ञान में। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर सेल पर और ये हमारा सेल का 4th लेक्चर है। जिस किसी ने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर ना देखा हो, ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर देख सकता है। तो बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने बात कर लिया सेल के इंट्रोडक्शन पे, सेल के डिस्कवरी पे, सेल के टाइप्स पे। हमने पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पर बात कर लिया था। तो आज हम लोगों को पढ़ना है सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले सेल वॉल। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था कि सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ सेल में नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए बोला था बिकॉज ये सेल वॉल जो होते हैं, ठीक है, ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कंपोनेंट्स ऑफ सेल मैंने नहीं कहा था। ठीक है, देखिए जैसे क्या है कि कोई भी सेल जो होता है, ये एक सेल है। ठीक है, ये सेल है, सेल का बाहर का बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, ये क्या है? बीच में रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। दूसरा हो गया न्यूक्लियस। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो कंपोनेंट है, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये तो था किसी भी यूकैरियोटिक सेल का कंपोनेंट। लेकिन प्लांट सेल में एक एक्सेप्शन होता है कि प्लांट सेल में एक आउटर लेयर और पाया जाता है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है, चौथा सेल वॉल। और ये सिर्फ किसमें होता है? ये सिर्फ इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। एनिमल्स के केस में ये नहीं पाया जाता। तो बात करते हैं सेल वॉल पे। देखिए सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, किसका बना होता है? दीज आर मेड up of cellulose and hemicellulose। ठीक है, इन दो कंपोनेंट्स का बना होता है। किसका? सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, दो कंपोनेंट्स का बना होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है? जो सेल वॉल होते हैं, ठीक है, दीज आर रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। ठीक है, रिजिड थोड़ा हार्ड, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, थिक मोटा होता है, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, रिजिड, थिक और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये हो गए क्या क्या? सबसे पहले सेल वॉल किस में पाया जाता है? सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरा, किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के बने होते हैं। तीसरा क्या बोला मैंने? कि जो सेल वॉल होते हैं वो रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक और चीज है कि दीज आर परमिएबल। दीज आर permeable and allow
movement of molecules of different sizes, अब देखो ये क्या है, जो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल परमिएबल होते हैं। अगर याद हो पिछले लेक्चर में मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि दीज आर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने क्या कहा था कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब वो क्या, वो किसी सेलेक्टेड मटेरियल्स का मूवमेंट अलाउ करता है। लेकिन इसके केस में मैं क्या कह रहा हूं कि ये परमिएबल है। ठीक है, इसमें ये परमिएबल है, मतलब इसमें से मूवमेंट अलाउ होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउ होता है, लेकिन सेलेक्टेड चीजों का नहीं होता। इसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स का मूवमेंट, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउ हो जाता है। ठीक है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, ये सिर्फ परमिएबल है। समझ में आ गया? इतना चीज हो गया। क्या क्या मैंने बताया सेल वॉल के बारे में? सबसे पहला, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरा मैंने क्या बताया कि दीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। किसके बने होते हैं सेल वॉल? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है। अगला मैंने क्या बताया कि ये रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। अगला मैंने क्या बताया कि ये परमिएबल होता है और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है। ठीक है, एक चीज और है कि जो सेल वॉल होते हैं उनमें रीजेनरेशन का कैपेसिटी होता है। ठीक है, वो रिपेयर कर सकते हैं, रीजेनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी जब सेल वॉल ब्रेक करता है तो वो अपने खुद को रिपेयर कर लेता है। ठीक है, तो अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगर इसका फंक्शन देखा जाए, अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करूं तो इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है? इसका सबसे मेन फंक्शन है कि ये प्लांट सेल को डेफिनिट शेप देता है। ठीक है, प्रोवाइड डेफिनिट शेप। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो सेल मजबूत हो सके। ठीक है, तो दूसरा है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल। अब ये क्या करता है? सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब सेल को क्या करता है? ये मजबूत बनाता है। अगला है कि इसके पास these have characteristic of repair and regeneration। ये क्या है? ये खुद को रिपेयर कर सकते हैं और रीजेनरेट कर सकते हैं। तो सेल वॉल के बारे में मैंने क्या क्या बताया? सेल वॉल के बारे में मैंने बताया सबसे पहले क्या, सेल वॉल सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसमें? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। सेल वॉल किसके बने होते हैं? तो हेमीसेलुलोज और सेलुलोज के बने होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने बताया कि ये जो सेल वॉल होते हैं वो रिजिड, स्ट्रॉन्ग और थिक होते हैं, साथ साथ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला मैंने क्या बताया था? अगला मैंने बताया था कि ये परमिएबल होते हैं। ठीक है, और कुछ और डिफरेंट साइजेस के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर को, मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ठीक है, मैंने उसके बाद फंक्शन में क्या बात किया? सबसे पहले बताया कि ये सेल को क्या करते हैं? एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया कि ये सेल को डेफिनिट शेप के साथ साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और मैंने क्या बताया कि ये खुद को रिपेयर और रीजेनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल डैमेज को भी बचाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो सेल वॉल के केस में कुछ इतना ही जानना था। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में।
न्यूक्लियस के बारे में क्या है कि जैसे सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म में जितने भी उस ऑर्गेनिज्म की, जैसे हम लोग हैं ह्यूमंस हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गन बना है। जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज चल रही होती है उनको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। उसी तरह सेल में भी एक ऑर्गेनेली होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। वो क्या करता है, वो सेल में जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, उन सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, तो वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस किसी भी यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। मैंने डिफरेंस बताया था कि प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यूकैरियोट्स के केस में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, बताया था मैंने। देखो ट्रू न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस के लिए ट्रू न्यूक्लियस का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि इफ जो न्यूक्लियस होता है वो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, ठीक है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और ये ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसने मेरे पीछे के लेक्चर्स ना देखा हो वो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स को देख सकता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस का पहले डायग्राम बनाता हूं। देखो ये कुछ न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जो ये चीज है ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। तो ये फिगर है किसका, न्यूक्लियस का। समझते हैं इसको। न्यूक्लियस, अब देखो इसमें समझते हैं बारी बारी से। क्या है कि मैंने बोला ट्रू न्यूक्लियस किसे कहते हैं, जो वैसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मूवमेंट के लिए कुछ पोर्स पाए जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर का जो जेली लाइक सब्सटेंस, जैसे सेल में होता है साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस में जो जेली लाइक सब्सटेंस उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इस न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। बारी बारी समझेंगे इनको भी। उसके बाद ये जो डेंस है, बीच में जो डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियस को हम एक तरह से समझते हैं, किससे, हम एग से समझते हैं। ठीक है, से पूरे सेल को एग से समझो। एग क्या होता है, एक सेल होता है। सबने अंडा देखा है, तो अंडा का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। अंदर का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो एक्चुअली जेली लाइक सब्सटेंस होता है बॉयल करने से पहले। तो वो जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो एग यॉक होता है जो येलो कलर का होता है, ठीक है, तो वो होता है न्यूक्लियस। उसी न्यूक्लियस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो न्यूक्लियस पे क्या होता है, जेली लाइक होता है। ठीक है, उस न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, ये डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब
देखो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक्चुअली में न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता, ये अलग सेल ऑर्गेनेली है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, किसको रफ क्यों कहते हैं, क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमको न्यूक्लियस के बारे में जानना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, न्यूक्लियर पोर जिससे सेल और न्यूक्लियस का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लास्ट जो न्यूक्लियस के अंदर का जेली लाइक सब्सटेंस है, न्यूक्लियोप्लास्ट। क्रोमैटिन, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्रोमैटिन कहते हैं या फिर क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये पेरेंट जनरेशन के हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं। ये क्या, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके पास डीएनए होता है और ये डीएनए पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस, मैंने बता दिया 2-3 बार कि ये क्या है, डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया? जिसको डायग्राम बनाना हो वीडियो पॉज करके डायग्राम बना सकता हो। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में न्यूक्लियस पे। अब तो हम न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं, न्यूक्लियस के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज द मोस्ट important organ which directs and controls all its cellular activities। क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो सेल में जितने भी एक्टिविटीज चल रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज चल रहे होते हैं उनको क्या करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। दूसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेड क्वार्टर ऑफ सेल। इसको क्या कहते हैं, इसको हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था इन द ईयर 1831, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी करा। उसके बाद एक और पॉइंट मैंने बताया कि इन यूकैरियोट्स true nucleus is present while in prokaryotes it is true nucleus is absent। ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। यहाँ मैं ट्रू न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ जगह नहीं था मेरे पास तो मैंने इट इज लिख दिया। क्या है, इन यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस किसको कह रहा था मैं, वैसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी देर पहले मैं डायग्राम में बता चुका हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस को सराउंड करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये कुछ हो गया हमारा
न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या बताया मैंने न्यूक्लियस के बारे में? न्यूक्लियस क्या करता है? वो जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं उन सेलुलर एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसको हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। उसके बाद तीसरा मैंने क्या बताया, किसने डिस्कवरी किया इसका? तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी किया इन द ईयर 1831। 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर करा गया, किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया क्या लास्ट पॉइंट, इन यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके फंक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, इसके फंक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियस के मेनली दो फंक्शन होते हैं। कौन कौन? नंबर वन, इट कंट्रोल्स ऑल द metabolic activities of the cell। सेल में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहने से अच्छा मैं ये कह दूं कि सेल में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उन सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स from parents to offsprings। ठीक है, तो इसका दो फंक्शन क्या? सबसे पहला क्या, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सेल में उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। दूसरा मैंने क्या बताया कि ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है उसको पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और ये काम कौन करता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये काम क्रोमैटिन करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। मैंने क्या क्या बताया न्यूक्लियस के का? मैंने डायग्राम बताया। डायग्राम में मैंने क्या क्या पार्ट्स बताए थे? मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ये था हमारा पूरा न्यूक्लियस के डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या, कि ये जितने भी एक्टिविटीज होते हैं जो सेल में चल रहे होते हैं उन सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसको हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और ये इसका डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसका डिस्कवरी किया था। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फंक्शन में मैंने क्या बताया, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक ट्रांसफर कौन करता है? तो यही न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो अब इसके आगे बात करते हैं। अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। तो अगला है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो मैंने बताया था कि सेल के अंदर जो जेली लाइक कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो फ्लोट करते हैं। तो अगर इसके बारे में बताया जाए तो इसके बारे में दो पॉइंट जानना है। क्या? नंबर वन क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल
cell in which other organelles float is called cytoplasm. इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका डिस्कवरी किसने करा था? इट was discovered by Kolliker in 1862। कोलिकर ने डिस्कवर करा था इन द ईयर 1862 में। तो साइटोप्लाज्म का डिस्कवरी कब हुआ? 1862 में। किसने डिस्कवर किया? तो कोलिकर ने डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू two parts. Number one, cytosol. Number two, cell organelles. ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज में। साइटोसोल तो सिंपली जो लिक्विड पार्ट हुआ, ठीक है, जो जेली लाइक पार्ट हुआ, सेल साइटोप्लाज्म का जो जेली लाइक पार्ट हुआ, उस जेली लाइक पार्ट को हम क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको, जेली लाइक एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, जेली लाइक एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? ये सेल के अंदर का लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल living part of the cell having definite shape, size and function, bounded by membrane, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये सेल के अंदर का लिविंग पार्ट होते हैं जो जिनका डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद इनका कोई फंक्शन होता है डेफिनिट, ठीक, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ कॉमन क्या है? ये कुछ कॉमन सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो इस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए और बने रहिए अध्ययन विज्ञान के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।